Today we'll start with a new chapter, and the name of the chapter is Cost of Capital. पहले हम ये समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है एंड किसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो ना अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करूं तो एज वी नो कि फर्म डिफरेंट सोर्स से फंड रेज करता है। दिस फंड्स कैन जनरली बी रेज्ड फ्रॉम इंटरनल सोर्स एंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एंड अब जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज का मतलब हर चीज की एक कीमत होती है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस के फॉर्म में, चाहे वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट कॉस्ट के फॉर्म में हो, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ऑलरेडी, हम यहां पे भी वैसा ही कुछ देखेंगे। अगर मैं इंटरनल सोर्स की बात करूं तो इंटरनल सोर्स में हमारे पास खर्चे होते हैं, मतलब सोर्सेज होते हैं इंटरनल सोर्स के फॉर्म में। फर्स्ट इंटरनल सोर्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। एक कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसे उठा सकती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे उठा सकती है। एंड लास्ट रिटेन्ड अर्निंग्स इन द फॉर्म्स ऑफ रिजर्व। वेरएज एक्सटर्नल सोर्स में हम देखेंगे कि फिनेंस का पहला तरीका होता है डिबेंचर, और इट कैन बी टर्म लोन एंड वेरियस अदर फॉर्म्स। बट हमारे इस चैप्टर के लिए हमें स्पेसिफिकली इन चीजों पे ध्यान देना है कि अब ये क्या है। क्लियर? आप लोगों के अच्छे के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम इसे पढ़ रहे होंगे तो कुछ टर्म्स हम यूज करने वाले, हम इसके कॉस्ट को, दैट मीन्स इक्विटी शेयर के कॉस्ट को के कहते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम प्रेफरेंस शेयर्स के कॉस्ट को केपी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड रिटेन्ड अर्निंग के कॉस्ट को केआर कहते हैं। वेयर एज डिवेंचर्स के कॉस्ट को हम केडी एंड टर्म लोन के कॉस्ट को हम के टी कहते हैं। आज हमारा काम होगा ये सीखना कि ये कॉस्ट, ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होते हैं एंड कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज केडी। सबसे पहली चीज, डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। जब कंपनी किसी से उधार लेती है तो वो इसे एक सर्टिफिकेट या एक्नॉलेजमेंट इशू करके देती है, जिसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। अब डिबेंचर्स होते बहुत सारे टाइप के हैं, एज आप जानते हो। डिबेंचर्स को हम कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग के फॉर्म में, और रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में जानते हैं। हमारे इस चैप्टर के प्रोस्पेक्टिव्स के लिए हम डिबेंचर्स के इस क्लासिफिकेशन का यूज करने वाले हैं, एंड द क्लासिफिकेशन इज रिडीमेबल डिबेंचर एंड इरिडीमेबल डिबेंचर। हम इसका यूज करेंगे। नाउ सबसे पहली चीज, व्हाट वी मीन बाय दिस टर्म, रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है एंड इरिडीमेबल डिबेंचर किसे कहते हैं। नाउ फॉर दिस, रिडीमेबल डिबेंचर आर सच डिबेंचर्स whose money
will be refunded or returned after a specific period of time, that is after n years. ओके, तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिटर्न हो जाएगा. Whereas irredeemable debentures are such debentures whose money will not be returned. As a result, याद रखिएगा, redeemable debentures हमेशा नॉन कन्वर्टेबल होते हैं. बिकॉज रिडीम किए जा रहे हैं. एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्योंकि इन्हें रिडीम नहीं किया जाएगा, तो दे विल बी इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल. क्लियर. नाउ हम ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको शायद लग रहा होगा सर वो बता दीजिए कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. नाउ इस चीज को जानने के लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूं दैट इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर comprises of two parts. The first is interest cost, the interest का खर्चा, and the second is loss on issue. Now this loss on issue can be of two types. The first is discount on issue and the second is premium on redemption. ये दोनों ही चीज लॉस होते हैं, शायद अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. इन दोनों ही चीजों को हम लोग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोल के लिखते हैं. ना ये खर्चे कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, मतलब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? KD will be calculated with the help of this formula, and the formula is interest 1 minus tax. Why 1 minus tax? मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इसे हम आफ्टर टैक्स कहते हैं. कॉस्ट क्या कहते हैं? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. और ये क्यों होता है, इसके रीजंस मैं आपको समझाऊंगा. द सेकेंड कॉस्ट वॉज लॉस. इस लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे हम कैलकुलेट करते हैं रिडेम्पशन प्राइस माइनस नेट इश्यूड प्राइस. दिस विल गिव यू द टोटल लॉस. क्या देगा ये आपको? टोटल लॉस. लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो अगर एक 100 रुपए का डिबेंचर आज इश्यू किया गया है 90 रुपए में और फ्यूचर में रिडीम किया जाएगा 110 रुपए में, तो दिस इज द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विच इज 10 and this is the discount on issue which is 10. We could have calculated this entirely अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते. और पॉजिटिव नंबर होता है क्योंकि लॉस है, इसीलिए हमने जनरली क्या लिखा, हमने रिडेम्पशन प्राइस से इशू प्राइस को माइनस किया. दिस विल गिव यू द एंटायर लॉस. दोनों ऐड करके दे देगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है. एंड फिर हमने अकाउंटेंसी में शायद सीखा है कि इस लॉस को हम एमोटाइज करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स. देयरफॉर एफएम में हमने इसके नीचे एन लिखा, द नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए डिबेंचर्स इश्यू है. नाउ हमने जैसा कि हम जानते हैं कि डिबेंचर इज अ रेट एट विच अ पर्टिकुलर अर्निंग शुड बी देयर सो दैट व्हेन द इंटरेस्ट और द रिटर्न इज ड्यू टू बी पेड, आपके पास कुछ अमाउंट हो तो कंपनी पहले से पता करेगा कि आज जो डिबेंचर हमने इश्यू किया इसका खर्चा कितना है, सो दैट मिनिमम इतना अर्निंग करना होगा प्रोजेक्ट से. क्लियर. तो इसीलिए ये किसी के बेस पे कैलकुलेट होता है. ठीक, तो उसके बेस पे कुछ होना चाहिए. आज जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 100 रुपए आपको देता हूं और बदले में आपको 10 रुपए मुझे इंटरेस्ट देना होगा,
तो कितना परसेंट इंटरेस्ट आपने दिया? आपने कहा 10%। मैंने बोला कैसे पता चला? आपने कहा 10 रुपीज फॉर 100 रुपीज दैट वी गॉट। ठीक, इसीलिए हम उसे 10 को 100 के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं। यहां पे भी वैसा ही कुछ है, नीचे कुछ प्राइस होना था, बट हमारे पास तो दो प्राइस है, रिडम्पशन प्राइस भी है, इशूड प्राइस भी है। क्या ले? तो हमने दोनों का एवरेज लिया। एंड टोटल को हमने 100 से इंटू किया ताकि एक बेटर फॉर्म ऑफ परसेंटेज दिखाई दे। याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि 100 इंटू किया इसीलिए परसेंटेज में आया। परसेंटेज में इसलिए आता है क्योंकि व्हेनेवर जब आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कोई ऐसी वैल्यू लिख रहे हो जो उसके डिनोमिनेटर में इंक्लूडेड हो, तब हम ये कहते हैं कि वो रेशियो या वो फ्रैक्शन परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। ठीक, अब इन वैल्यूज के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अगर मैं इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है पर डिबेंचर, मतलब एक डिबेंचर पे हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। टी की बात करूं तो ये टैक्स रेट होता है। अगर आरपी की बात करूं तो इसे हम कहते हैं रिडम्पशन प्राइस, दैट मीन्स जो प्राइस हम रिटर्न करने वाले हैं। अगर आईपी की बात करें तो इसे कहते हैं इश्यू प्राइस। वेयर एज आईपी नेट का मतलब होता है आईपी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस फ्लोटेशन कॉस्ट, इसके बारे में बात करेंगे हम। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वी नीड टू पे फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल को इश्यू करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप शेयर्स इश्यू करते हो तो हमें अंडरराइटिंग कमीशन देनी पड़ती है, हमें कॉस्ट टुवर्ड्स इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। इन चीजों को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, एफओ दैट मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड as percentage of A number face value और B issue price। मैंने कहा दोनों में से कोई एक, आपने कहा तब दोनों में से किसे यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा आप बताओ आप किसे यूज करते। आपने बोला सर ये तो डाइसी है। मैंने कहा देखो सबसे बेस्ट, एक अंडरराइटर या एक फ्लोटर का काम क्या होता है? मैक्सिमम रिटर्न अर्न करना। वो ट्राई करेगा इनमें से जो भी हायर हो उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करें। आपने बोला क्यों सर? मैंने बोला सोच लो मैं अंडरराइटर हूं, आपने 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू किया जिसे इशू हम 90 रुपीज में कर रहे हैं, तो अंडरराइटर कमीशन किस पे मांगेगा, 100 रुपए पे कि 90 रुपए पे? आपने कहा सर डेफिनेटली 100 पे, उसका तो एम है टू मैक्सिमाइज हिज अर्निंग। मैंने कहा ग्रेट। मैंने कहा अगर मान लो 100 रुपए का डिबेंचर्स मैंने 120 में इशू किया तो किस पे मांगेगा? आपने कहा सर इन दैट केस 120। मैंने बोला क्यों? बोला सर एम वही है टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। तो फ्रॉम दिस वी गॉट कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर। क्लियर? तो हमने ये चीजें जानी, यहां से हम इसे यूज करना सीखेंगे। नाउ इन केस of irredeemable debentures which are convertible, KD is calculated with the use of this formula, and the formula is interest 1 minus T divided by IP net into 100. Here, now note for the entire concept. If IP is not given, always assume it to be par.
क्लियर, हमेशा मानेंगे कि पार पे इशू है। और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर नहीं दिया सकते, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आईपी अगर नहीं दिया होगा, हम हमेशा मानेंगे कि आईपी पार है। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, ठीक, क्योंकि दोनों ही सिनेरियोज हम नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि प्रीमियम पे इशू हुआ, शेयर होल्डर्स क्यों, मतलब डिवेंचर होल्डर्स क्यों ज्यादा देंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि डिस्काउंट पे इशू हुआ, कंपनी कम क्यों लेगा। तो मिडवे होता है फेस वैल्यू पे इशू करना। क्लियर, तो आपको ये चीजें क्लियर है, आपने इसे कॉपी की, ठीक। विल डिस्कस सम ऑफ मोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस एरिया। क्लियर।